स्वागत है अपने YouTube चैनल SC फॉर यू क्लासेस में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के NCERT मैथ का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाला रैखिक समीकरण के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हमें क्यों दिया गया है, इस चैप्टर में हमें अलजेब्रा के यानी कि बीजगणित के बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहेंगे और उन क्वेश्चनों के इस ग्राफ के मदद से हम लोगों को हल करने के लिए कहा जाता है। आखिर क्यों, इस ग्राफ का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इन बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ना कि एक पर्सनल क्वेश्चन पे, हम लोग क्वेश्चन को किस टाइप से पूछा जाता है इसी चीज़ पर यहाँ पर बात करेंगे, ताकि हमारा हर एक क्वेश्चन को हम बना पाएँ। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा ग्राफ के बारे में समझ लेते हैं। इस ग्राफ का हम लोग 9 क्लास में थोड़ा बहुत इसके बेसिक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से हम किसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं इस ग्राफ के मदद से, और जो भी हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उसका हल किस प्रकार से हम लोग इस ग्राफ के मदद से निकालते हैं। ये हम लोगों ने थोड़ा बहुत जानकारी 9 क्लास में ले लिए थे, तो ये हम लोग थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं कि किस प्रकार से इसका बेसिक स्टार्टिंग होती है। तो आपको पता है जो भी हमारा ओरिजेंटल लाइन होता है जिसको हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं, इस एक्स अक्ष को हम लोग भुज कहते हैं हिंदी में, और जो वर्टिकल लाइन्स होती है इस वर्टिकल लाइन को हम लोग कहते हैं वाई अक्ष, और इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कोटि। इस एक्स अक्ष और वाई अक्ष को खींचने से हम लोगों को 4 कोऑर्डिनेट प्राप्त होता है, यानी कि 4 हम लोग का चतुर्थांश प्राप्त होता है। ये जो हुआ मेरा एक चतुर्थांश, इस चतुर्थांश को कहते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी कि पहला चतुर्थांश, इस चतुर्थांश को कहते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट, और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। इस प्रकार से जब हम लोग एक्स अक्ष और वाई अक्ष को खींचते हैं तो हमें 4 चतुर्थांश मिलते हैं, 4 कोऑर्डिनेट मिलते हैं। ठीक है, तो निर्देशांक ज्ञात करना आराम से सीख लेते हैं। मतलब यदि कोई हमको दिया रहता है कि यदि कोई भी हमको निर्देशांक दिया रहता है, निर्देशांक मतलब निर्देश देने वाला अंक, जैसे हमको कोई भी 4 दिया रहता है और 3 दिया रहता है, तो इस प्रकार से कोई अगर निर्देशांक दिया रहता है तो हम लोग इसको निर्देश करना सीखे थे 9 क्लास में कि यह जो बिंदु होगा, यह जो पॉइंट होगा, वो ग्राफ के कौन जगह पर एकदम सटीक आएगा मेरा। तो हम लोग किस प्रकार से कर रहे थे, जो ये पहला वाला होता है वो मेरा एक्स अक्ष को दर्शाता है, और जो बाद में आता है वो मेरा वाई अक्ष को दर्शाता है। ये हम लोगों ने 9 क्लास में पढ़ लिया था। और ये जो एक्स है, एक्स अक्ष में 4, एक्स अक्ष की तरफ 4 है, इसका मतलब हमें एक्स अक्ष में 4 जाना पड़ता है इस तरह से, और वाई अक्ष में हम लोगों को 3 दिया है, मतलब इधर जाना 3। और ये देखना पड़ता है कि ये एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं, इस जगह पर। तो इस बिंदु का ये जो बिंदु है, ये जो निर्देशांक है, इस निर्देशांक का स्थान मेरा कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इस प्रकार से यदि हमें कोई निर्देशांक दिया हुआ रहता है तो हम लोग इस ग्राफ के माध्यम से इस जगह को आराम से प्राप्त कर लेते हैं। लाइफ में इसका यूज आप लोग को देखने को मिलता होगा। यदि आप लोगों ने मूवी देखते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई एक विलेन होता है या फिर कोई भी होता है जो किसी को मारना रहता है, वो लोग बंदूक से, तो वो लोग छत में जाते हैं और उन लोग के जो बंदूक होता है वहाँ से एक ग्राफ निकलता है। इस प्रकार से उन लोगों का एक निशाना जब बनाता है तो इस प्रकार से एक आपको ग्राफ देखने को मिलता है। जब भी उसका ग्राफ धीरे धीरे बॉडी से होता है हार्ट में आता है, या फिर उसका यहीं पर इस ग्राफ जब इसको मिल जाता है सीधा, तब वो गोली छोड़ता है। मतलब क्या, यह जो ग्राफ है एक सटीक आंसर को प्राप्त करने में मदद करता है, एक सटीक जगह को चिन्हित करने में मदद करता है। तो इस ग्राफ के मदद से जब उसका निशाना एकदम सीधा पॉइंट पर बनता है, यह मूल बिंदु एकदम पॉइंट पर बनता है और गोली चला देता है, तो वह व्यक्ति मर जाता है। तो इस ग्राफ का इस्तेमाल वो लोग वहाँ पर भी करते हैं। तो ग्राफ यही है कि ग्राफ हमें कोई भी बीजगणित के सवालों को हम लोग आराम से प्राप्त कर सकते हैं यदि हमें उसका निर्देशांक प्राप्त हुआ है। तो अब बात करेंगे कि हमें वो निर्देशांक मिलेगा किस प्रकार से। तो या तो हमें कोई इक्वेशन दिया हुआ रहेंगे, या फिर हमें क्वेश्चन के माध्यम से उलझाया जाएगा और उस उलझन में ही हमारा वो इक्वेशन छुपा हुआ रहेगा, बस हमको उसको खोजने का जरूरत पड़ेगा। जैसे कि हम लोग 9 क्लास में पढ़े थे, उसको याद कर लेते हैं कि इस प्रकार से एक साधारण से हम लोगों को इक्वेशन दिया हुआ रहता है 2 वेरिएबल में, 2 चर में एक समीकरण दिया हुआ रहता है, जैसे कि x + y = 12। तो इसको हम लोग कितने प्रकार से इसका हल प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, या तो हम क्या कर सकते हैं, x का जगह पर 6 लिख सकते हैं और y की जगह भी 6 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से भी मेरा 12 आएगा, 6 6 12, और ये 12, यानी कि x का मान 6 और y का मान 6। ये भी हो सकता है मेरा दूसरा क्या हो सकता है, हम x का जगह पर 8 ले सकते हैं और y का जगह पर 4 ले सकते हैं। ये भी इसका हल हो जाएगा, क्योंकि 8 और 4 ये भी 12 हो जाता है। यदि हम इसको 10 ले लेते हैं और इसको अगर हम 2 ले लेते हैं तब भी मेरा को 12 प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, इसका जो हल होता है, इसके बहुत सारे हल होते हैं। ठीक है, इसी हल को हम लोग बार बार न निकाल करके यदि ग्राफ को खींच देते हैं तो हमारा हल आराम से प्राप्त होता जाएगा कि कौन कौन से इसका हल होंगे। देखिए वो किस प्रकार से होते हैं। इसके लिए हम लोगों को बनाने आना चाहिए आलेख, जो हम लोगों ने 9 क्लास में सीख लिया था। सिंपल आलेख बनाना हम लोग सीख लिए हैं। तो इस किस प्रकार से बनाया जाता है, चलिए हम देखते हैं थोड़ा सा।
आलेख बनाने के लिए बेस्ट तरीका होता है कि ये जो मेरा x प्लस वाई है इसमें किसी को एक साइड में रखना है, बाकी को अलग साइड में भेज देना है। तो मैं यहाँ पर x को एक साइड में रखता हूँ, तो x बराबर हो जाएगा मेरा 12 और जो प्लस y है उसको उस पार भेज दूंगा तो माइनस क्या हो जाएगा y। अब यहाँ से हम लोग आलेख खींचेंगे, तो हमें इसका आलेख बनाने के लिए हमें मान रखना पड़ता है। मान लीजिए हम x बराबर क्या, हम मान लेते हैं कि y बराबर, हम ये जो y है इस y बराबर हम मान लेते हैं 4 रख दिए। इस y बराबर 4 मतलब y के घर में हम 4 रख देंगे तो x बराबर क्या निकलेगा, यानी कि 12 में से अगर 4 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x बराबर यानी कि y बराबर यदि हम 4 रखते हैं तो x बराबर हमें प्राप्त होता है 8। ये एक प्राप्त हुआ। हम और भी इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं, तो हम दूसरा और क्या प्राप्त कर सकते हैं, देखिए यदि हम y बराबर 6 रखते हैं, y बराबर हम 6 रखते हैं यानी कि y के घर में यदि 6 रखते हैं तो x का मान क्या हो जाएगा, तो 12 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा मेरा 6, यानी कि x का मान यदि 6 रखते हैं तो y का मान भी हमारा कितना, y का मान भी हमें y बराबर 6 रखते हैं तो x का मान भी हमें 6 प्राप्त होता है। तो ये 2 पॉइंट काफ़ी है हमारा एक ग्राफ खींचने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इस आलेख की सहायता से हम एक ग्राफ खींचेंगे और उसके मदद से देखेंगे कि इसका कितना सारा हल निकल सकता है। वो चलिए हम लोग यहाँ पर ग्राफ खींचते हैं। तो मेरे को कैसे खींचना है, यहाँ पर हमको यहाँ पर निर्देशांक मिल गया, जो मैंने कहा था यहाँ पर 4 और 6 किस प्रकार से है। तो उसी प्रकार से ये देखिए x अक्ष में 4 और y अक्ष में 8, x अक्ष में 8 मिल गया और y अक्ष में 4, ये एक निर्देशांक हुआ मेरा। इस निर्देशांक का हम ग्राफ में खोजेंगे कि ये कहाँ पर हमें निशाना बनाता है, यानी कि निशाना यह जो निशाना है वो कहाँ लगता है, यानी कि 8, x अक्ष में जाना है 8 तो x अक्ष में मेरा यहाँ पर है मेरा 8 और y अक्ष में जाना है 4, y अक्ष में जाना है कितना 4 यहाँ। तो देखते हैं ये कहाँ पर मिलता है, इस जगह पर प्राप्त होता है इसका निर्देशांक। अब x अक्ष में जाना है 6 और y अक्ष में जाना है 6, यानी कि x अक्ष में जाना है 6 और y अक्ष में भी जाना है 6। देखते हैं यहाँ पर ये 2 बिंदु हमको मिल गया। अब इन दोनों बिंदुओं को हमको पता है कि 2 बिंदु अगर मिल जाता है तो वहाँ से हम एक आराम से सीधी रेखा खींच सकते हैं, कम से कम 2 बिंदु के साथ से यहाँ से हम 2 की मदद से एक रेखा खींच सकते हैं इस प्रकार से, और यह इधर जाता ही रहेगा और ये भी इधर जाता ही रहेगा, लेकिन मेरा जगह नहीं है इसलिए यहाँ पर हम नहीं लिख रहे। तो इसका आंसर क्या क्या हो सकता है, इसका आंसर देखिए ये मेरा आगे भी ऊपर बढ़ सकता है, ये ग्राफ यानी कि यह रेखा आगे ऊपर तक बढ़ सकता है, इधर भी यह रेखा नीचे तक, रेखा का मतलब होता है अनंत बिंदु, मतलब वो अनंत तक जा सकता है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं यह जो रेखा इधर ऊपर आ रहा है तो इस रेखा का निर्देशांक तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। जैसे कि इसका निर्देशांक अगर देखेंगे तो ये किसका सीधा में आ रहा है, 5 का सीधा में, इधर से देखेंगे 7 का सीधा में। इस बिंदु में निर्देशांक अगर प्राप्त करेंगे तो इस बिंदु में क्या हो रहा है, इधर से मेरा 5 हो रहा है, इधर से मेरा 7, मतलब x अक्ष में 5 हो रहा है और y अक्ष में 7 हो रहा है। तो देखिए ये भी मेरा क्या हुआ, ये भी मेरा एक हल हुआ x और y का। यदि हम x बराबर 5 रखेंगे और y बराबर हम 7 रखेंगे तो 7 5 ये भी मेरा 12 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर चेक करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर किधर से आ रहा है और ऊपर से कहाँ पर जा रहा है, तो ये भी मेरे को एक आंसर प्राप्त करता है। यहाँ पर देखेंगे जहाँ जहाँ बिंदु का आपको यह रेखा जहाँ जहाँ पर भी गया है वहाँ का अगर आप निर्देशांक निकालेंगे तो वह जो निर्देशांक है वह x और y का मान को आपको प्राप्त कराता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम एक रैखिक समीकरण को आलेख की सहायता से ग्राफ में उसका हम अनंत हल यानी कि बहुत सारा हल को प्राप्त कर सकते हैं। यही चीज़ हम लोगों को क्वेश्चन में 10th क्लास में भी करना है, लेकिन यह इक्वेशन जो है यही हम लोगों को जो 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, यह रैखिक समीकरण हमको सीधी तरीके से ना दे करके उलझनों के साथ दिया रहेगा, मतलब बहुत सारे इधर उधर का बात को वहाँ पर एक जाल की तरह बिछाया जाएगा और उसमें हमें फंसाने की कोशिश किया जाएगा कि हम उस उलझन से निकल ही ना सके। मतलब क्या हम लोग क्वेश्चन को समझ ना पाए, इस प्रकार से वो प्रयास करेगा, लेकिन हम उसको समझेंगे और यह इक्वेशन बनाएंगे। अगर हम यह इक्वेशन बनाने सीख गए तो हम आलेख बनाना भी सीख जाएंगे, और यदि मेरा आलेख बन गया तो उसका आंसर प्राप्त करने के लिए और कोई भी हमको ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा और इस ग्राफ का मेन मकसद क्या है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए एक और थोड़ा सा हम इस बारे में बात करना चाहेंगे कि यह जो 2 चर रैखिक समीकरण है
और ये जो ग्राफ है हमें कहाँ पर मदद करता है इसका आंसर को प्राप्त करने के लिए, किस तरीके से हम इसको प्राप्त करेंगे। देखिए मान लेते कि आपने दुकान गया, ठीक है, और दुकान में आपने क्या खरीदा, आपने 2 पेन खरीदा और 1 पेंसिल खरीदा और दुकानदार को 14 रुपये आपने दे दिए। इस क्वेश्चन को जो ग्राफ है इसका मकसद क्या है, हमें किस प्रकार से हमें यह क्यों सिखाया जा रहा है, उसका मेन मकसद यही है। क्वेश्चन हमें इसी प्रकार से पूछा जाएगा जो मैं यहाँ पर आपको बोलने जा रहा हूँ, ठीक है। आपको क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, देखिए कोई भी चीज़ आप खरीदने के लिए गए, आपने दुकान गए और दुकान में से आपने 2 पेन खरीदा और 1 पेंसिल खरीदा, कितना, 2 पेन खरीदा और 1 पेंसिल खरीदा, अपने दुकानदार को 14 रुपये दे दिए और आप घर वापस लौट गए। लेकिन रास्ता में आपने दुकानदार को यह नहीं पूछा कि उन्होंने 1 पेन का कितना रुपया काटा और 1 पेंसिल का कितना रुपया काटा, लेकिन आपको घर में जवाब देना है कि 1 पेन का कितना दाम दिया और 1 पेंसिल का उन्होंने कितना दाम लिया, लेकिन आपको तो नहीं पता, आप आधा रास्ता घर जाने के लिए जा चुके हैं। फिर एक देखिए फिर एक दूसरा व्यक्ति भी आया, फिर एक दूसरा व्यक्ति भी उस दुकान पर गया और उन्होंने 3 पेन खरीदा और 2 पेंसिल खरीदा और उसने कितना रुपया दिया उसको, 24 रुपये दिया, यानी कि 24 रुपीज़ उसको दिए। लेकिन और वो भी क्या, उसको 1 पेन का दाम और 1 पेंसिल का दाम नहीं पूछा और वो भी अपना घर वापस आ रहा था उसी रास्ते से। अब ये भी सोच रहा है कि मैंने तो 1 पेन का दाम और 1 पेंसिल का दाम पूछा ही नहीं, तो घर में क्या बताऊँगा 1 पेन का दाम कितना लिया और 1 पेंसिल का दाम क्या। जब दोनों आपस में मिल गए तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम कैसे, अभी लोग सोचने लगे कि हम इसको कैसे प्राप्त करेंगे, किस प्रकार से प्राप्त करेंगे कि तुमने जो खरीदा कि 2 पेन और 1 पेंसिल और मैंने खरीदा 3 पेन और 2 पेंसिल उसी दुकान से उसी रेट पर, तो यहाँ पर मेरा 1 पेन का दाम और 1 पेंसिल का दाम कितना होगा। इसी चीज़ को हम लोग इस ग्राफ के मदद से बनाएंगे। सारा क्वेश्चन इसी का ही खेल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जिस विधि का इन दोनों व्यक्तियों ने प्रयोग करेंगे वो इस विधि को हम लोग, यानी कि इन दोनों के उलझनों जो है, यानी कि इन दोनों के सवालों को हम लोग 3 विधि से आराम से निकाल सकते हैं। एक हम लोग ग्राफ की विधि से भी निकाल सकते हैं जो हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। दूसरा विधि हम लोग सीखेंगे यहाँ पर स्थापन विधि। इस चीज़ को हम लोग, इन लोगों के जो डाउट है, इन लोगों के जो सवाल है, इन लोगों के जो प्रश्न है, इन लोगों के जो उलझन है, इन उलझनों को हम लोग ग्राफ की विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा हम लोग विलोपन विधि से भी इसको हल कर सकते हैं। विलोपन विधि से भी इन लोगों के डाउट, इन लोगों के जो उलझन है इसको सॉल्व किया जा सकता है। चौथा एक हम लोगों का और दिया रहता है हम लोगों का वज्र गुणन विधि। लेकिन इस चीज़ को हमको लग रहा है इस बार नहीं पढ़ना है, तो हम लोग इस चैप्टर में ग्राफ से किस प्रकार से इन दोनों के सवालों को हल करेंगे और प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से किस प्रकार से हम इन दोनों के सवालों को दुकान में न जा करके दोनों ही व्यक्ति आपस में किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वो हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए ग्राफ की विधि से हम लोग पहले सीखेंगे कि इन दोनों के जो उलझन है, जो सवाल है, यानी कि 1 पेन का दाम और 1 पेंसिल का दाम, ये लोग किस प्रकार से रास्ता में निकालते हैं और घर चले जाते हैं और सवाल अपना आराम से मम्मी पापा को दे देते हैं, जो भी इन लोगों का हिसाब है। जैसे कि मैंने कहा, यदि हमको इस जो भी उलझन रहती है, जो भी क्वेश्चन रहता है उसका, यदि हमें समीकरण प्राप्त हो गया, यानी कि देखिए अगर हमको समीकरण प्राप्त हो गया तो हम उसका आलेख बनाएंगे और आलेख की सहायता से हम उसका हल प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें चाहिए क्या, इन दोनों के सवालों को सॉल्व करने के लिए इन दोनों ही समीकरण, यानी इन जो दोनों कंडीशन का हम लोगों को पहले चाहिए इक्वेशन। तो आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो है 2 पेन प्लस 1 पेंसिल, ये भी एक प्रकार का क्या है, इक्वेशन ही है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को तो ये देखने मिलता है एक्स और वाई, तो वो आप कुछ भी मान सकते हैं। देखिए बार बार आप पेन पेंसिल तो नहीं बोल सकते, तो आप ऐसा ना करके आप ये भी तो बोल सकते हैं कि मान लेते हैं मेरा पेन बराबर, यानी कि पेन हम लेट्स मान लेते हैं कि पेन को हम लोग एक्स मान दिए और जो पेंसिल है उसको हम लोग वाई मान दिए। अब हमको बार बार पेन और पेंसिल लिखने का ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम लोग करते हैं। नहीं तो पेन पेंसिल लिख के कभी हम लोग कर सकते हैं और ना, और बाद में हमको आराम से पेन और पेंसिल का दाम निकल जाएगा। देखिए किस प्रकार से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है, पेन को हम एक्स मान दिए, 1 पेंसिल है, 1 पेंसिल का हम लोग वाई मान दिया और इस प्रकार से हमको 14 मिल गया। देखिए एक इक्वेशन हमको मिल गया। दूसरा इक्वेशन हमको कहाँ से मिलेगा, देखिए यहाँ से 3 है तो 3 पेन का दाम कितना है, पेन हमको पता ही नहीं, तो हम क्या माने एक्स माने हैं, प्लस 2 पेंसिल का हम वाई माने बराबर 24। ये मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों ही इक्वेशन का हमको क्या चाहिए, आलेख चाहिए। आलेख बनाएंगे सबसे पहले। तो आलेख बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, मैंने अभी बताया आपको। आलेख बनाने के लिए इन दोनों ही चरों में से एक चर को रखना पड़ता है बराबर की इस तरफ, बाकी को उस तरफ भेजना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, हम करते हैं वाई को इधर रखेंगे, ये हो जाएगा 14, 2 वाई को उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा 2x। तो इस प्रकार से हम इसका आलेख खींचेंगे। अब आलेख किस प्रकार से खींचा जाता है, देखिए हमें x का मान x का मान यहाँ पुट करेंगे तो हमको y का मान आराम से प्राप्त हो जाएगा। वो कैसे, यदि हम x का मान को रखेंगे, x का जगह पर हम रखेंगे 4,
4। यदि हम x का जगह 4 रखते हैं तो 4 क्या हो जाएगा, ये 14 माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा। और इस प्रकार से देखेंगे तो y का मान कितना निकलेगा, 14 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 6 14 यानी कि 6। तो यदि हम x का जगह पर 4 रख रहे हैं तो y का मान कितना मिल रहा है हमको, 6 मिल रहा है, मिल गया यानी कि 4 6 एक निर्देशांक हमको मिल गया। हमको एक रेखा खींचने के लिए कम से कम 2 चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए होता है, तो हम 2 पॉइंट निकालेंगे। अब हम x का जगह पर क्या रखेंगे, क्या मेरा आंसर प्राप्त हो। अब हम देखिए x का जगह पर रखेंगे 4 रख लिए, अब हम x का जगह पर 6 रखते हैं तो क्या होता है, 6 दूनी 12 हो जाता है। अब 14 में से अगर 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 2 हो रहा है। तो यदि हम x का जगह पर 6 रखते हैं तो y का मान हमको प्राप्त होता है 2। इसका आलेख हम लोग आराम से खींच लिए। अब इस आलेख को हम लोग इस ग्राफ में दिखाने का कोशिश करेंगे कि इस आलेख को इस ग्राफ में किस प्रकार से दिखाया जाता है, मैंने आपको बता दिया। तो देखिए पहला निर्देशांक हमारा 4 और 6 मिला है और दूसरा निर्देशांक मिला है 6 और 2। तो हम पहले कहाँ जाएंगे, 4 और 6 यानी कि x अक्ष में जाएंगे 4 और y अक्ष में जाएंगे 6। x अक्ष में जाएंगे 4 और y अक्ष में जाएंगे 6। ये दोनों बिंदु आपस में कहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं ये देखना पड़ेगा। आएंगे तो देखिए ये दोनों बिंदु आपस में इस जगह पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये इसका निर्देशांक हो गया। ये जो हम लोग उनको पॉइंट दिया गया इसका जो जगह है वो यह निर्देश करता है, ये जो पॉइंट है, यह जो निर्देशांक है वो इस जगह को निर्देशित करता है। अब दूसरा हम लोगों का निर्देशित क्या मिला है, x अक्ष में 6 जाना है और y अक्ष में 2 जाना है। x अक्ष में जाना है 6 और y अक्ष में जाना है 2। दो पॉइंट मिल गया। अब 2 पॉइंट मिलने के बाद हम इसका आराम से एक रेखा खींच सकते हैं। अब हम इसका रेखा खींच देते हैं। देखिए ये मैंने एक रेखा खींच दिया। अब ये तो एक रेखा हुआ, इसका हम अलग अलग बहुत सारा निर्देशांक निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ क्या होगा, लेकिन हमको चाहिए इन दोनों के सवाल का आंसर। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, अब हम जो इधर से दूसरा समीकरण दिया गया इसमें भी वही करेंगे, इसका भी हमें चाहिए आलेख। तो हम आलेख निकालने के लिए क्या करेंगे, वही हम लोग पहले एक टर्म्स को इधर रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, y को इधर रखते हैं। तो y को अगर हम इधर रखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, ये 2y बराबर हो जाएगा 24 माइनस 3x और y बराबर हो जाएगा मेरा 24 माइनस 3x बट्टा 2। अब हमको रखना है क्या, x का जगह पर मान, ये 24 माइनस 3x बट्टा 2। तो हमको मिलेगा y का मान आराम से मिल जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक आलेख खींचना पड़ेगा, x और y। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस x के जगह पर ये जो x है, इस x के जगह पर हम क्या रखेंगे, पर हम x के जगह पर क्या 4 रखते हैं। तो क्या हो जाता है, 4 तिया 12 हो रहा है, ये 4 तिया 12 हो रहा है। और हम क्या करेंगे, 24 में से अगर 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 12 होगा और बट्टा में 2 यानी कि 2 6 12। तो देखिए x के जगह पर यदि हम 4 रखते हैं, x के जगह पर यदि हम 4 रखते हैं तो y का मान हमको क्या कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है। x के जगह पर यदि 4 रख रहे हैं तो y का मान हमको मिल रहा है 6। अब हम दूसरा x के जगह पर और दूसरा कुछ रखते हैं। देखिए अब x के जगह पर हम 8 रखते हैं तो क्या होता है, यह 8 तिया 24 हो जाता है। तो 24 में से अगर 24 घटाएंगे तो वो 0 बट्टा 2 यानी कि इसका आंसर कितना है 0। यानी यदि अगर हम 8 x के जगह पर 8 रखते हैं तो y के जब मान हमको मिल रहा है 0। अब इसका भी हमको 2 निर्देशांक मिल गया, तो इसके लिए भी हम एक क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो x अक्ष में जाएंगे 6 और y अक्ष में जाएंगे 4। x अक्ष में जाएंगे 4, x अक्ष में जाएंगे 4 और y अक्ष में जाएंगे 6, y अक्ष में जाएंगे 6। तो इसका भी निर्देशांक हमको इसी बिंदु पर मिला, इसी बिंदु पर मिल गया। ठीक है, अब क्या, x अक्ष में जाना है 8, x अक्ष में जाना है 8 और y अक्ष में जाना है 0, y अक्ष में जाना है 0, मतलब इसी जगह पर ही इसका हमको निर्देशांक मिल गया। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों रेखाओं को आपस में मिला देंगे। ए बिंदु और ए बिंदु से एक रेखा खींच सकते हैं और दूसरा हम लोग, चलिए अब देखना है ये जो दोनों रेखा यानी कि यह जो खींचे हम लोग, ये जो हम लोग रेखा खींचे वो किस समीकरण के माध्यम से खींचे, 2x + y के माध्यम से खींचे।
बराबर 14 इसके माध्यम से कहते हैं खींचे, और ये जो हम लोग ब्लैक वाला खींचे हैं इसको खींचे हम लोग के लिए इस समीकरण के माध्यम से, यानी कि 3x + 2y बराबर 24। अब देखना है ये जो दोनों रेखाएं हैं, यानी कि जो रेखा हम लोग खींचे ये आपस में एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये दोनों ही रेखा एक दूसरे को इसी पॉइंट पर प्रतिच्छेद करते हैं, जहाँ पर दोनों यानी कि इस समीकरण के द्वारा जो निर्देशांक हम लोगों ने प्राप्त किए और जो उसका हम लोगों ने रेखा खींचे, और इस समीकरण के द्वारा जो हम लोगों ने निर्देशांक प्राप्त किया और उसके अनुसार जो हम लोग एक ग्राफ खींचे, दोनों ही ग्राफ एक दूसरे को कहीं जहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को हम लोग निर्देशांक करेंगे। और यह जो बिंदु है मेरा x अक्ष में 4 है और y अक्ष में 6 है, और यही बिंदु हमारा इन दोनों का आंसर होगा। यही है मेरा पहला जो x अक्ष को दर्शा रहा है और यह है मेरा y अक्ष को दर्शा रहा है। इसका मतलब है x अक्ष को दर्शाने वाला जो बिंदु है वह 4 है और y को दर्शाने वाला बिंदु 6 है। मतलब एक पेन का जो दाम है वो कितना निकल गया मेरा, जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिशत करेगा वही उसका आंसर होता है। x बराबर हमको 4 मिल गया और y बराबर 6, मतलब जो पेन है उस पेन का दाम कितना है, 4 रुपया है, और एक पेंसिल का जो उन्होंने दाम रखा है वो कितना, वो 6 रुपया है। यह बात मेरा सही है कि गलत है, या हम इस समीकरण में रख करके उसको देख लेते हैं क्या है मेरा क्वेश्चन सही है। ये 2 x का जगह पर हमको मिला कितना 4 और y के जगह पर मिला कितना हमको 6, बराबर इधर 14 है, तो क्या 4 दूनी 8 + 6 बराबर 14 होगा, तो 8 × 6 14 बराबर 14, यानी कि यह जो मेरा क्वेश्चन का आंसर आया है वह बिल्कुल 100% सही है। अब इन दोनों का उलझनों का इन लोगों ने सॉल्यूशन खोज लिया इस प्रकार से ग्राफ की सहायता से, ठीक है। अब इसमें भी हम लोग चेक करके देखते हैं कि क्या यह क्वेश्चन मेरा सही है। ये 3 और पेन का दाम मेरा कितना निकला, x बराबर 4 निकला, +2 पेंसिल का दाम कितना निकला, यानी कि y बराबर 6 निकला। क्या मेरा 24 होगा, तो 4 × 12 6 दूना 12 12 12 24 बराबर 24, यानी कि यह जो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया वो 100% सही है। तो इस प्रकार से हम लोग कोई भी बीजगणित से जुड़े जितने भी सारे क्वेश्चन होते हैं उसको हम लोग ग्राफ की मदद से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो था मेरा एक बेसिक सा वीडियो। अब मैं जो चैप्टर के क्वेश्चन है, यानी कि आफ्ताब की आयु इतनी है, क्रिकेट टीम के कोच ने इतना बैट खरीदा, इतना बल्ला खरीदा और उसका दाम ही नहीं पता, एक बल्ला का दाम, एक बैट का दाम, आफ्ताब का वर्तमान आयु क्या था, पुत्री का वर्तमान आयु क्या था, इन सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके दूसरा वीडियो में लाएंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।